तो ये जो आरक्षण का बोझ है ना, जो लगातार सवर्णों के पीठ पे लाद दिया गया है और हम बैल की तरह उसे ढो रहे हैं, अब इस बोझ को हल्का करने का समय आ गया है। तो गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि इस बोझ को अब हल्का करे और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करते हुए सबको समानता का अधिकार दे। कि 33% वाला पेट में कैंची भी रख के सील देता है, तौलिया भी रख के भूल जाता है, इस पैर की जगह वो पैर काट देता है, पीठ की दवाई, पीठ में दर्द हो रहा है तो उसकी जगह पेट दर्द की दवाई दे देता है, और 90% वालों के तो क्या ही कहने हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आपने सीजेपी का प्रोटेस्ट देखा होगा, और सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद एक प्रोटेस्ट और दिल्ली राजधानी में चल रहा है, होने जा रहा था। हालांकि पुलिस ने जंतर मंतर जाने से रोक दिया है। और ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, ये भी एक मुहिम चलाई गई थी सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर। मेरे साथ मैडम है, पीएचडी होल्डर है, सीधा बातचीत करेंगे। आप इस प्रोटेस्ट में पहुंची थी, अंदर नहीं जाने दिया गया, क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रही है रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर, यूजीसी रोल बैक को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है, और अगर प्रोटेस्ट से रोका जा रहा है तो ये चीज़ तो सरासर गलत है। जिस प्रकार से सीजीपी वालों को प्रोटेस्ट के लिए उन्हें बाकायदा एयरपोर्ट से इन्विटेशन दिया गया और बाकायदा उनको सारी सुख सुविधाएं पहुंचाई गई, वो तो अभद्रता कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, उनको प्रॉपर सम्मान मिल रहा था, उन्हें माफ़ भी कर दिया गया। लेकिन इस प्रकार ब्राह्मण भारत छोड़ो, मनुवाद मुर्दाबाद, मोदी जी को गाली दे रहे थे, पूरी कैबिनेट को गाली दे रहे थे, राम सीता का अपमान कर रहे थे। लेकिन हम यहाँ इतने शांति तरीके से सिर्फ बात करने आए, और बात को भी कोई सुन नहीं रहा है, हमें अंदर तक नहीं जाने दिया, लेकिन हम फिर भी शांति से चले गए। बस यही अंतर बताता है एक सभ्य समाज के लोगों में और एक उपद्रवी समाज के लोग में। रही यूजीसी की बात, तो उस पर बता देना चाहती हूँ, बहुत गलत है। गलत क्या है, मान लीजिए कॉलेज में मेरी बेटी है, वो पढ़ रही है, उसे कोई अदर कास्ट का लड़का छेड़ देता है, बदतमीजी कर देता है, मेरी बेटी उसकी शिकायत भी नहीं कर सकती है। अन्याय है उसके साथ, ये सरासर अन्याय है। तो मैं कैबिनेट से कहूँगी कि इस पर विचार करें रेगुलेट करने से पहले। वैसे सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इसको स्टे लगा रखा है। रही आरक्षण की बात, तो ये जो आरक्षण का बोझ है ना, जो लगातार सवर्णों के पीठ पे लाद दिया गया है और हम बैल की तरह उसे ढो रहे हैं, अब इस बोझ को हल्का करने का समय आ गया है। तो गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि इस बोझ को अब हल्का करे और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करते हुए सबको समानता का अधिकार दे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर ये आरक्षण में रिफॉर्म होगा तो समानता आएगी और जो है चीज़ें बेहतर होंगी? जो देश विश्व गुरु बनाने की जिसको चर्चा करी जाती है, वो आरक्षण के इस कार्य से, रिफॉर्म करने से जो है इसमें एक मजबूती आएगी। देखिए, आपने भी देखा होगा, हमारे जितने भी सवर्ण समाज के बुद्धिमान लोग हैं, 70% जगहों पे हम ही लोग अपना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। और देखा जाए तो 33 नंबर वालों की अगर मैं बात कर लूँ, अगर इनसे पूछ लिया जाता है यूजीसी का फुल फॉर्म बताओ, तो कहते हैं यूनिवर्सिटी जेंट्स कमीशन। उन्हें यूजीसी का फुल फॉर्म नहीं पता, उन्हें आरक्षण के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। वो सिर्फ एक ही नारा लगाते हैं, बाबा साहेब। क्या संविधान को लिखने में एक बाबा साहेब थे? 299 लोग का कोई मतलब नहीं था। और ये 33 और इनको आरक्षण मिलता है, पूरी सुविधाएं मिलती हैं। क्या क्रीमी रेल वालों ने जाके देखा है कि इन्हीं के समाज के दलित गरीब लोग, उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं, वो प्राप्त कर पा रहे हैं इस चीज़ को? क्या इन्होंने कभी देखा है? आप हमारा तो छोड़ ही दीजिए, हम तो देख ही लेंगे, हम तो इनकी भी मदद करते हैं, लेकिन क्या इन्होंने उन लोगों को देखा है जो अज्ञानता की वजह से, अज्ञानता के अभाव में, रिजर्वेशन के अभाव में, शिक्षा के अभाव में मर जाते हैं, भूखे मर जाते हैं, पेट के तकलीफ से मर जाते हैं? और इनके डॉक्टर इंजीनियर क्या ही करते हैं? किसी ने पुल बनाया तो पुल गिर गया, बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। अब 33% वाले की बुद्धि और 60% वाले की बुद्धि में कितना अंतर होगा, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। यानी आप कह रही हैं कि जो पुल बनाएगा, यदि वो 33% लाकर इंजीनियर बन गया, उसका सिलेक्शन हो गया, तो वो पुल भी 33% वाला ही बनाएगा? हाँ, बिल्कुल बनाएगा भी और गिराएगा भी। और सवाल उठता है कि देखिए सरकार में जो है पुल गिर रहा है। देखिए, ये सारी चीज़ें बड़ी सेंसिटिव होती हैं, और आप सरकार को भी देख लीजिए, वो अच्छे मौके उन्हों को देती है जो बनता है एफिशिएंट हो, काबिल हो। तो मैं कहती हूँ, अगर आपको काबिलियत ढूंढनी है तो जो 33 नंबर ला रहे हैं उनको भी आप 100 नंबर वालों में डालो, 100 नंबर वालों की बराबरी करो, तब मज़ा आएगा। हाल फिलहाल
में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और MBBS को लेकर जिस तरीके से चीज़ें देखी गई है उसको लेकर आप क्या कहेंगी? एक 90% वाला है और एक 40% वाला है, क्या कहेंगी? डॉक्टर तो दोनों हैं लेकिन फिर इसमें फ़र्क क्या रह जाता है? 90% वाला और 40% वाला दोनों में बहुत अंतर है। मैं 90% वाली हूँ, आप मेरा तरीका देख रहे हो, मैं यहाँ आई हूँ शांति से खड़ी हूँ। और वही 33% वाला होता तो मोदी जी को भी खूब गालियाँ दे रहा होता, मनुवाद को गालियाँ दे रहा होता, समाज को गाली दे रहा होता, और आपको भी हो सकता है 2-3 धर दिया होता अभी तक। यही अंतर है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि 33% वाला पेट में कैंची भी रख के सील देता है, तौलिया भी रख के भूल जाता है, इस पैर की जगह वो पैर काट देता है, पीठ की दवाई, पीठ में दर्द हो रहा है तो उसकी जगह पेट दर्द की दवाई दे देता है। और 90% वालों के तो क्या ही कहने हैं, वो तो अपना काम सही कर ही रहे हैं। और आप देख ही रहे हो कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में वही आए हैं जिन्होंने कभी आरक्षण प्राप्त नहीं किया। और आपने देखा पुलिस ने हमें नहीं आने दिया। किसी भी पुलिस वाले का इंटरव्यू ले लीजिए या जो भी सुरक्षा बल लगे हैं, हमने किसी को कुछ भी बोला हो या हमने सरकार का विरोध किया हो या हमने किसी सरकार को गाली दी हो या मैंने किसी धर्म को गाली दी हो, कुछ भी नहीं। सरकार है भैया, सरकार देश चला रही है, नहीं एंट्री की तो कोई बात नहीं। अब यहाँ हम उन नचनियों की तरह लौटने थोड़ी ना लगेंगे, गाली थोड़ी ना देने लग जाएंगे, अभिजीत दीपिका की तरह यहाँ पे ड्रामा थोड़ी ना करेंगे, या यहाँ जुनैद की बिरयानी बट रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जुनैद की बिरयानी नहीं थी मिली आपको? हमें पहली बात तो हमें किसी जुनैद की बिरयानी खानी नहीं है अभी हमने। दूसरी बात ये, गंदी मानसिकता के लोगों से हम दूर रहते हैं। कोई ढंग की मानसिकता का मुसलमान हो तो उससे बात भी कर ली जाए, उसके यहाँ खा पी लिया भी जाए, लेकिन गंदी मानसिकता वाले लोग जो उमर खालिद के नारे लगाते हों, जो यासिन मलिक को अपने सर का ताज बनाते हों, जिन्हें पुलवामा में हो रहे कांड से दुख ना होता हो, जो हमारे शहीद मर जाते हो उन्हें दुख ना होता हो, जो कहते हो हमारे सुरक्षा बलों को नीला हार्पिक टॉयलेट के लिए, लाल हार्पिक बाथरूम के लिए, ऐसे लोगों से तो जूते से ही बात करनी चाहिए। हम ऐसे नहीं हैं। रोहिणी घावरी जो खुद एक स्कॉलर हैं, खुद विदेश में जो है स्कॉलरशिप लेकर पढ़ाई कर रही हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर डाला है कि SC/ST एक्ट काफ़ी लोग जो है इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आप कैसे देख रही हैं? कई लोग हैं जो SC/ST एक्ट में फंसे हुए हैं, जिनका जीवन पूरा जो है वो कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर लगाने में खत्म हो जाए। नहीं, ST/ST एक्ट तो बिल्कुल जहर की तरह फैला हुआ है समाज में। जिसको कुछ भी लेना होता है श्रवणों से जलन के मारे भी उसके ऊपर लगा दिया SC/ST एक्ट, और कितना साधारण सा है, सिंपल जाति सूचक। अब मेरे को सामने वाली पंडितानी है, मेरे को तो बुरा नहीं लगता भाई, मेरे को तुम पंडित 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 पूरे दिन बोलते रहो, आपको क्यों बुरा लगता है? और जब आप खुद अपने आप को 100 बार बोलते हो दिन भर में, दलित 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 दलित, और जो शब्द बोलने पर इन्हें हमें सजा हो जाती है वो सब तो मैं बोलूंगी भी नहीं, पता चले सजा हो जाए अगले दिन, आप तो आओगे नहीं बचाने। तो पूरे दिन अपने आप को ये कुछ भी बोलते रहे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कह रही हैं कि वो शब्द हम बोलेंगे तो हमें शायद सजा हो जाए, लेकिन उसी शब्द को तो लेकर जो है चंद्रशेखर रावण ने बोर्ड लगा दिया अपने गांव में। वो तो कहते हैं कि हाँ मैं हूँ, तो फिर SC/ST एक्ट पर चंद्रशेखर रावण क्यों नहीं बोलते कि साहब जब हैं तो नहीं लगना चाहिए? क्योंकि वो खुद है ना, क्योंकि वो खुद है ना, वो खुद अपने आप को कुछ भी बोले, खुद उसके समाज में बेटियों का बलात्कार हो जाए तो टाइम उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों की चाटनी हो तो इफ्तारी कर लेता है, ब्राह्मणों की चाटनी होती है तो हवन में बैठ जाता है, वहाँ तरुण खटी की हत्या हो जाती है तो वहाँ जाता नहीं झांकने। तो इससे बड़ा नीच कहाँ मिलेगा आपको? लेकिन हम बोल दे जरा सा इनको तो हमें जेल हो जाए, हमें फांसी पे चढ़ा दो, हमारी पूरी जिंदगी, हमारी पूरी जवानी जेल में डाल के उतार दो। तो ये तो शब्द इस तरीके से जाति सूचक पे उठा के डाल दो। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, एक दलित समाज की महिला थी, एक ब्राह्मण बाबा पे कूद पड़ी जाके, शुक्र है वीडियो थी, वो बाबा बच गए, वरना वो बाबा का बुढ़ापा करता जेल में। तो ऐसी तो इनकी हरकतें हैं भैया, मैं तो इनसे बहुत दूर रहती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो क्या कहेंगी, ये जो रिजर्वेशन इसमें रिफॉर्म अगर होती है? हमारा ब्राह्मण होना ही अब श्राप महसूस होता है मुझे, लेकिन दलित भी नहीं बनना चाहते हम। क्यों? बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जैसे इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है। क्या दलित बनने से आपकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है? आपके आचरण इतने गंदे हो जाते हैं, आपका दिमाग इतना खराब हो जाता है? वो तो कह रहे हैं हमें बहुत परेशान रखा, 5000 साल तक पानी तक नहीं पीने दिया, कुओं पर नहीं जाने देते, घर से नहीं निकलने देते, पढ़ने नहीं जाने देते थे, स्कूल में विद्यालय में घुसने नहीं देते थे। अब चलो ठीक है, अब आप पढ़ने देने जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हो? अब ये आके जो प्रोटेस्ट में किए हैं 35 दिन तक, अब इनके बेटियों को स्कूल
स्कूल की याद नहीं आ रही है? ये आके मोदी के 13वीं के समोसे बांट रही थी, जिनकी कोई औकात नहीं है, जिन्हें नीट का फुल फॉर्म नहीं आता, जिन्हें यूजीसी के बारे में नहीं पता, जिन्हें सीबीएसई के बारे में नहीं पता। ठीक है, तुम्हें नहीं पता अलग चीज़ है, लेकिन तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है और तुम देश के प्रधानमंत्री की 13वीं का समोसा बांटोगी। फिर स्वतंत्रता न कर दे उसकी बात की पिटाई, क्योंकि राम को गाली दे रहा था, हिंदू गाली दे रहा था। मेरे सामने भी कोई समाज को गाली देगा, राम को, हिंदुत्व को, तो मैं पिटाई तो नहीं कर सकती कि यार मैं हिंसक नहीं हूँ, लेकिन उस 4 बातें तो मैं सुनाऊंगी ना। अभी आपने मेरा रूप देखा होगा, एक महिला ने सिर्फ मोदी जी को बुरा बोला, सरकार को, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो देखिए, आप सरकार को बुरा बोलिए, अच्छी बात है, लेकिन पर्टिकुलर उस सरकार में बैठे हुए तमाम लोगों को उल्टा सीधा बोलेंगे तो सरकार में भैया योगी जी भी हैं, और मुझे नहीं लगता योगी जी ने कुछ गलत किया है आपके साथ, कि आप उन्हें भी बेइज्जती कर रहे हो। तो आप क्या मांगना चाहती हैं? आखिरी सवाल ये है, क्या डिमांड है आप लोगों की यहाँ सीजेपी, जो सीजेपी का पहले यहाँ प्रोटेस्ट हुआ था और अब ये प्रोटेस्ट हुआ है? देखिए, मेरा सिर्फ इतना ये है कि आप चलिए, आप श्रवणों को मत दीजिए रिजर्वेशन, हमें ज़रूरत नहीं है। हमारा दिमाग बहुत तेज़ है, मैं पीएचडी तक आ गई पढ़ते पढ़ते, और मैंने हर सीट अपनी मेहनत से ही पाई है। मेरे पास मेरे रिज़ल्ट है, उसमें लिखा हुआ है जनरल कैटेगरी में इतनी रैंक है, और मुझे इस बात का प्रसन्नता मिलती है, देख के गर्व होता है। लेकिन आप कम से कम उन दलित लोगों को तो आगे आने का मौका दीजिए, तो गरीब हैं, बहुत दया आती है ऐसे दलितों पे, और उनकी मदद कौन करता है? मेरे और आप जैसे लोग इन्हें सामने लेकर आते हैं। और ये क्रीमी लेयर वाले क्या करते हैं इनके साथ? किसी अच्छे पद पे पहुंच जाते हैं तो इनका घर तोड़वाने का काम सबसे पहले यही करते हैं, अपनों पे अत्याचार करने वाले यही हैं। एक दलित महिला है, वो बोलती रहती है कि हमको हिंदू मत बोलो, हमको दलित बोलो। गंगा जल की बेइज्जती करती है, तो कभी मंदिर की बेइज्जती करती है, लेकिन अभी कोई दलित परेशान हो तो वहाँ झांकने नहीं जाएगी, लेकिन हमेशा रोजे पे जामा मस्जिद में इफ्तारी करवाती है। देख रहे हैं आप उनकी आयरनी, उनका प्रोपेगेंडा। क्यों? मुस्लिम हमारे बाप है, सॉरी, अब्बू अब्बू अब्बू, और मुस्लिम इन्हें धर धर के मारते हैं। ऐसे लोगों की बुद्धि तो भ्रष्ट है ना। चंद्रशेखर तो कह रहे हैं ना जय भीम और जय मीम, उन्होंने तो नारा दिया है, उन्होंने कहा साहब जय भीम और जय मीम चलेगा। मीम क्या है? उन्हें पता होगा। अब उसने मीम बोला है तो हो सकता है कुछ हो मीम का मतलब, मेरे को मीम के बारे में तो नहीं पता। और रही भीम के बारे में, तो हमारे पांडवों में भीम थे, तो ठीक है जय भीम। और रही अम्बेडकर की बात, तो अम्बेडकर एक ब्राह्मण टाइटल है, तो कोई बात नहीं, अम्बेडकर जिंदाबाद। चलिए, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखिए। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शम के साथ विनोद शर्मा।